नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने एक एप्लीकेशन डिस्कस किया था गॉस लॉ का, है ना। वो क्या था? वो था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ओके, ये था पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया। और पिछले कुछ वीडियोज़ में हम लोगों ने गॉस लॉ के बारे में भी डिस्कस किया कि भैया गॉसस लॉ, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है। ओके, साथ ही साथ इसका डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म, डेरिवेशन। ओके, हम लोग गॉस लॉ को क्यों जो है ट्रीट करते हैं एज अ बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कुलम्स लॉ को कैसे गॉस लॉ से ऑब्टेन कर सकते हैं, इन सब को हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है मेरे प्यारे व्यूअर्स तो देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो आज का एप्लीकेशन क्या है? आज का एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ओके, ये आज का टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ओके, सो ये दूसरा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाला वीडियो भी आप देख पाएंगे, लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो यहाँ पर क्या है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज की बात हुई है। तो यहाँ पर हम लोग लिए हुए हैं एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज की बात की गई है। ओके, सो ये क्या है? ये आपका एक इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसके सामने में, है ना, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, करीब में ही एक पॉइंट P है। मान लीजिए कि यहाँ पर है। ओके, एक पॉइंट P है। ओके, और हमें क्या करना है? हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करना है इस इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण। ओके, और मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है, ओके, चलिए उसको जो है हम लोग R ले लेते हैं, स्मॉल r, ठीक है। ओके, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, या यूं कहिए चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया जो है, उसको हम लोगों ने यहाँ पर सिग्मा लिया है, ठीक है। ओके, अब देखो हमें करना क्या होगा? हमें यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना होगा इस प्रकार से कि जो पॉइंट P है ये उस गॉसियन सरफेस पर आ सके। ओके, और यहाँ पर देखिए प्लेन शीट क्या है, इस प्रकार से है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना, आउटवर्ड की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड की तरफ होगा, या फिर इस डायरेक्शन में आउटवर्ड की तरफ होगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखते हुए, है ना, गॉसियन सरफेस कंसिडर करना होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे इस प्रकार से कि हमारा ये जो पॉइंट P है वो उस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के सर्कुलर एरिया पर आ सके, उसके कर्व्ड सरफेस पर नहीं, सर्कुलर पार्ट जो होता है क्रॉस सेक्शन वाला, है ना, मतलब इंड वाला जो प्लेन सरफेस होता है उस पर आ सके। तो हमें कुछ इस प्रकार से कंसिडर करना होगा एक गॉसियन सरफेस। चलिए यहाँ पर हम लोग एक गॉसियन सरफेस कुछ इस प्रकार से कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये है आपका गॉसियन सरफेस, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और ये जो पॉइंट P है मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसके सिमेट्रिकली हम लोग एक और पॉइंट इसके पीछे कंसिडर करते हैं। इसके सिमेट्रिकली, इस पॉइंट P के सिमेट्रिकली हम लोग क्या करते हैं, है ना, इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के पीछे एक पॉइंट P कंसिडर करते हैं, और ये पॉइंट P भी जो है R डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट P प्राइम, इसको प्राइम ले लेते हैं, P प्राइम, क्योंकि पॉइंट P तो ले चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, एक गॉसियन सिलेंडर कंसिडर करना होगा। तो चलिए गॉसियन सिलेंडर कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, सेम। ओके, पीछे की तरफ ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग लिख करके रखे हैं कि कंसिडर अ थिन नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट ऑफ चार्ज हैविंग चार्ज पर यूनिट एरिया और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ओके, let us calculate the intensity at point P near the sheet. Okay, point P near the sheet. We consider another point P prime symmetrical with P on the other side of the sheet. Okay, जैसे point P यहाँ पर है, इसके सिमेट्रिकली हम लोग जो प्लेन शीट ऑफ चार्ज है उसके अदर साइड पर एक पॉइंट P प्राइम हमें कंसिडर करना है, ठीक है। नाउ कंसिडर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सच दैट पॉइंट्स P एंड P प्राइम लाइन ऑन इट्स प्लेन एरिया। ओके, हमें इस प्रकार से कंसिडर करना है कि जो पॉइंट P है वो उसके प्लेन
सर्कुलर एरियाज पर लाई करे, ठीक है, उसके कर्व्ड सरफेस पर लाई ना करे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर साइड। मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। उसी प्रकार इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एरोई। और मान लीजिए कि यहाँ पर आपने ये जो गॉसियन सरफेस है इस पर एक स्मॉल एरिया ds कंसिडर कर लिया, तो ये इस स्मॉल एरिया का जो नॉर्मल होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा, वो क्या होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, है ना, इसी डायरेक्शन में होगा n कैप, ठीक है। उसी प्रकार अगर आप इसके चारों तरफ एक स्मॉल गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं तो इसका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी इसी के डायरेक्शन में होगा, है ना, n कैप, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, नाउ कंसिडर cylindrical Gaussian surface such that points P and P prime lie on its plane area. Let A be the area of each plane face of the Gaussian surface. ये जो प्लेन फेस है, ठीक है ना, ये जो प्लेन सरफेस है, ओके, इसका एरिया जो है A लिया गया है, ठीक है, इसका एरिया यहाँ पर A लिए हुए है ना, दोनों तरफ का है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, लेट A be the area of each plane face of the Gaussian surface. ओके, नाउ आगे हम लोगों ने क्या लिखा है, इसको यहाँ पर देखिए कि सिंस एरो ई एंड एन कैप आर एट राइट एंगल्स एवरीवेयर ऑन द कर्व्ड सरफेस ऑफ द गॉसियन सिलेंडर, देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम कर्व्ड सरफेस इज जीरो। थोड़ा सा यहाँ पर थिंग हमें समझना होगा। देखिए, ये प्लेन सर्कुलर रीजन्स की बात करें, ये जो दो प्लेन सर्कुलर एरिया जो है, ओके, इसमें क्या है, एरो ई और एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा थीटा वो 0 डिग्री से इक्वल होगा। लेकिन ये क्या है, ये जो है, ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। मान लीजिए कर्व्ड सरफेस पर यहाँ पर एक पॉइंट पी कंसिडर कर लिया हम लोग, तो इस पॉइंट पी या फिर पी तो कंसिडर कर चुके हैं, पॉइंट क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, और इसके चारों तरफ अगर एक स्मॉल एरिया ds कंसिडर कर ले, ओके, तो इसका यूनिट नॉर्मल किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, यूनिट नॉर्मल n कैप ऊपर की तरफ होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। अब इस केस में अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हो फाई, तो क्या होगा, एरो ई डॉट एन कैप ds होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ई ds कॉस थीटा हो जाएगा, और थीटा क्या है, एरो ई और एन कैप के बीच का एंगल होता है, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0, तो फाई ई 0 हो जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर या फिर यहाँ पर या नीचे में कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि नीचे में कोई पॉइंट है, तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, है ना। और यहाँ पर जो आप स्मॉल एरिया कंसिडर करोगे गॉसियन सरफेस का, स्मॉल, है ना, एरिया एलिमेंट ds जो आप कंसिडर करोगे, उसका डायरेक्शन किधर होगा, एन कैप का इधर होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो फिर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा, है ना। इसलिए जो कंट्रीब्यूशन है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, है ना, कर्व्ड सरफेस के कारण वो 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, का डायरेक्शन और जो आपका यूनिट नॉर्मल है एन कैप, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री, इसकी वजह से, है ना, ऐसा हो रहा है, ठीक है। Since ARO E and N cap are at right angles everywhere on the curved surface of the Gaussian cylinder, therefore contribution to the electric flux from the curved surface is 0. Okay, तो अब देखिए कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का कौन सा है, ये वाला, है ना, पूरा बना देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए, ठीक है। ये जो है कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का पूरा, ठीक है। अब ये जो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का, इसके कारण तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चलिए 0 हो गया, तो बचा कौन कौन सा, ये दो सर्कुलर जो है, ये जो दो सर्कुलर प्लेन सरफेसेस है, ये दो बच गया, तो इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वही होगा आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिखे भी है कि द ओनली फ्लक्स प्रेजेंट विल बी ड्यू टू द इंड फेसेस विच इज गिवन बाय फाई ई, ओके, फाई ई हम लोग ले लेते हैं उसको, ओके, तो इंड फेसेस के कारण होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो ई डॉट एन कैप ds प्लस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस एरो ई डॉट एन कैप ds, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस ई ds, ओके, प्लस इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस ई ds। क्यों लिख सकते हैं, यहाँ पर भी कॉस थीटा भी आना चाहिए था, है ना, इसी प्रकार से ई ds कॉस थीटा आना चाहिए था। अब इस सर्कुलर फेस के लिए, है ना, ये सर्कुलर प्लेन फेस है, इसके लिए थीटा का वैल्यू कितना है, 0, मतलब एरो ई और एन कैप के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, यहाँ पुट करोगे तो क्या मिलेगा, ई ds, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ई ds यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। ओके,
नाउ फाई ई क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेस, ई को बाहर निकाल लीजिए और डी एस को अंदर रखिएगा सिर्फ, ठीक है, डी एस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा फाई ई इज इक्वल टू ई। अब चूंकि यहाँ पर जो है बात किसकी हो रही है ना, दोनों प्लेन्स की, तो एक में इसका एरिया लेना है और दूसरे में इसका एरिया, ठीक है। तो ये जो है आपका सर्कल है, सर्कल है ना, ओके। और इसका एरिया हम लोग पहले से मान चुके हैं कि भैया ये जो दो सर्कुलर प्लेन्स है इसका एरिया हम लोग ए लिए थे। यहाँ पर देखिएगा लेट ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेन फेस ऑफ द गॉसियन सरफेस, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको ए ले लेंगे, ठीक है, ए, ओके। यहाँ पर देखिएगा आगे का काम यहाँ पर करते हैं। सो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, ड्यू टू दिस गॉसियन सरफेस, है ना, वो किससे इक्वल हो गया, ई ए प्लस ई ए, 2EA से इक्वल हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस गॉसियन सरफेस, ओके, ड्यू टू दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है ना, है ना। और यहाँ पर सिर्फ ये दोनों क्यों लिए हैं आप समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पर ये जो कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, इसका जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हमारे पास कौन सा प्लेन बच गया, ये दो सर्कुलर प्लेन्स बच गया, ओके। इसलिए हम लोग जो है ऐसा लिखे हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रेजेंट होगा वो इंड फेसेस के कारण होगा, जिसको हम लोगों ने फाई ई से इक्वल लिया, जो 2EA आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स, है ना, देखिए हमें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना, जो गॉसस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, उसके अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किससे इक्वल होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट से, ओके। मतलब है Q क्या है, ये टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है या फिर टोटल चार्ज है जो गॉसियन सरफेस इनक्लोज करती है। ये जो गॉसियन सरफेस टोटल चार्ज इनक्लोज करेगी, हम लोग उसका बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं Q वो चार्ज है, ओके। बट हम लोग ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, या यूँ कहिए चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया है, वो सिग्मा है। सो हम लोग क्या करेंगे, Q को सिग्मा इंटू एरिया से इक्वल करेंगे, क्योंकि ये जो स्मॉल एरिया है ना, इसके लिए क्या जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग इसका बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ओके। तो सिग्मा ए लिखेंगे Q को, तो यहाँ पर ये जो फाई ई है ये किससे इक्वल हो जाएगा, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट से। इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए। अब देखिए फाई ई एक यहाँ मिला था और एक यहाँ मिला है, तो दोनों को कंपेयर करते हैं, ओके। ऑन कंपेयरिंग 1 and 2, ओके, पहला और दूसरा इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बोथ साइड से ए और ए अगर आप कैंसिल कर दो तो ई का वैल्यू हमें मिलेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगा वैल्यू। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, पॉइंट जो प्लेन शीट ऑफ चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर है, वो क्या है, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट से, जहाँ पर सिग्मा क्या है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ओके। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, ओके। सो ये चीज़ आप समझ पा रहे हैं कि कैसे पता चल गया ये चीज़, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ आप गौर कीजिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसमें कहीं पर भी R नहीं है, मतलब पॉइंट का जो दूरी है, ओके, ये जो हमारा पॉइंट है P, इसका जो दूरी है इस प्लेन शीट से वो कितना है, R, लेकिन इसमें कहीं पर भी R नहीं है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है पॉइंट का दूरी से, है ना, मतलब पॉइंट कितनी दूरी पर है प्लेन शीट ऑफ चार्ज से, है ना, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड नहीं कर रही है, ओके। और ऐसे भी अगर बात करें तो ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो इनफाइनाइट जैसा तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है फिजिकली, है ना, ओके। तो ऐसा हम लोग ले करके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये जो फॉर्मूला हम लोग ऑब्टेन किए हैं ये फाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए भी काम करता है, बशर्ते कि जो R है, मतलब जो डिस्टेंस है पॉइंट P का, है ना, वो थोड़ा स्मॉल होना चाहिए, है ना, मतलब प्लेन शीट ऑफ चार्ज के डायमेंशन से थोड़ा स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तब ये चीज़ जो है आपका फाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज के लिए भी वैलिड होता है। ये चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख करके रखें। यहाँ पर देखिए E is independent of the distance of the point from the sheet. E is same for all points on the each side, okay, on each side of the plane. An infinite sheet of charge cannot exist physically. However, this result is true even for sheets of finite sizes if the points chosen are
नॉट नियर द एजेस एंड द डिस्टेंस आर इज स्मॉल कंपेयर टू द डायमेंशंस ऑफ द शीट। ओके, तो इसको जरूर लिखिएगा आप, ठीक है ना। सो ये हम लोग का एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ का दूसरा वीडियो था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इनफाइनाइट, ओके, यहाँ पर ऑफ एन कहना सही नहीं होगा, हमें लिखना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ प्लेन चार्ज। ओके, तो इसको ऑफ को हटा के यहाँ पर अगर आप ड्यू लिखे तो ये बहुत अच्छा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ओके, ठीक है, तो ये जो है आशा है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।